यार बच्चों, क्लास 9 मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में आज हम थोड़ा सा इसके 6 चैप्टर में जो विषय वस्तु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखाखंड, किरण और संरेखण, इनके बारे में आपने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा, आपने घरों में देखा होगा कि कपड़े सुखाने के लिए एक तनी हुई डोरी होती है जो तनी हुई होती है, ठीक है, वो एक रेखा का एक एग्जाम्पल है। लेकिन चूंकि डोरी जो है वो दो सिरों से बंधी हुई है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक रेखाखंड है। इसी तरह से किरण आपने देखा होगा कि जैसे सूर्य के प्रकाश की जो प्रकाश आता है उसको क्या बोलते हैं, किरण, प्रकाश की किरणें। ऐसे ही आपने बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, इनसे निकलने आने के लिए, तो ये किसी एक बिंदु से निकल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, किरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा का एक एग्जांपल देते हैं कि ये रेखा है। रेखा एक सीधी सरल जिसमें केवल लंबाई होती है और इसका कोई अंत नहीं होता है। ये दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तारित होती है, यानी कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मान लो कि ये इस सिरे से चालू होती है तो इधर भी और इधर भी दोनों दिशाओं में ये अनंत रूप से विस्तारित होती है, इसलिए इसमें कहते हैं कि इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है और लंबाई भी अपरिमित होती है, इसका कोई सीमा नहीं होती है और इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम रेखाखंड। रेखा का ही एक भाग होता है। यदि किसी रेखा में से हम कोई खंड कर दें यानी कि टुकड़ा कर दें तो उसमें मान लो कि हमने काट दिया तो ये क्या हो गया आपका रेखाखंड। और रेखाखंड क्या बोलेंगे हम, ए बी, रेखाखंड ए बी, और इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, ये रेखाखंड ए बी। तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर अब रेखा को भी दर्शाते हैं, तो रेखा को कैसे दर्शाते हैं, ए बी और इसके ऊपर ऐसे तीर के निशान डालते हैं, तो ये दोनों दिशाओं में विस्तारित हो रही है, इसलिए इसको हम रेखा कहते हैं, रेखा ए बी। और इसको बोलेंगे रेखाखंड ए बी। इसमें आपके बिंदु रहेंगे, केवल तीर के निशान इसमें नहीं लगेंगे। अब आते हैं हम किरण क्या होता है कि किसी एक बिंदु से किसी एक निश्चित दिशा में विस्तारित होती है। जैसे ये बिंदु है तो इधर से ये किरण जा रही है तो अब ये दूसरी विपरीत दिशा में प्रसारित नहीं हो सकती, यानी कि किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है, किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इस प्रकार से किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है और वह एक दिशा में अनंत तक विस्तारित होती है और इसे हम ए बी और इस प्रकार से दर्शाते हैं, ए बी के रूप में ऐसे दर्शाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, किरण ए बी, किरण ए बी, इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में होते हैं, उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं, एक ही सरल रेखा में होते हैं। जैसे एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, यदि हम इन तीनों को मिलाते हैं तो ये अगर मिल जाए तो हम कहेंगे कि यह एक संरेख बिंदु है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी संरेख है, यानी कि ए बी सी बिंदु संरेख है, यानी कि एक ही सरल रेखा में है। लेकिन यदि बिंदु इस प्रकार से आ जाते हैं तो ये संरेख नहीं होंगे। अगर मान लो कि आपने इन दोनों को मिलाया तो ये छूट गया है, ठीक है, अगर आपने इन दोनों को मिलाया तो ये भी छूट गया है, ये भी छूट गया है, तो ये बिंदु संरेख नहीं है, तो क्या कहेंगे इनको, ये बिंदु असंरेख है। तो संरेख बिंदु जो एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं, और जो बिंदु एक सरल रेखा में स्थित नहीं होते हैं उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आपको रेखाखंड, किरण और संरेख बिंदु के बारे में जो पूर्व की कक्षा में भी हमने समझा था, पढ़ा था, तो अभी भी आपने पढ़े समझेंगे। इस प्रकार से देखेंगे। अगले में आते हैं हम, अब आते हैं
कोण के बारे में। कोण, पहले कोण को समझेंगे और फिर उसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के कोण है उसके बारे में समझेंगे। तो कोण, ये कोण है और यहां बनने वाला कोण भी है। तो एक बिंदु से यदि दो रेखाएं अलग अलग दिशा में एक ही बिंदु से चलती है तो जहां पर ये बिंदु पर मिलती है उन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है इसे कोण कहते हैं। इसे हम इस कोण का शीर्ष कहते हैं और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, भुजा। और ये भी क्या है, भुजा। तो ये दोनों भुजाएं हैं और ये शीर्ष है और इन दोनों भुजाओं के मध्य में जो बना हुआ है उसे हम कहते हैं कोण। ये कोण के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होगी। अब कोण के बाद में आते हैं हम जो कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है न्यून कोण। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। न्यून कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ओके, एक और कोण है आपका समकोण। समकोण, समकोण में जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम कौन सा कोण कहेंगे, समकोण कहते हैं। 90 से ना तो कम होनी चाहिए, 90 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। अगला कोण आपका है अधिक कोण। अधिक कोण से ही नाम से ही स्पष्ट होते जा रहे हैं। अधिक मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, तो 90 से। न्यून मतलब कम, किससे कम, तो 90 से। तो ये 90 से कम, ये 90 से अधिक। अब 90 से अधिक के लिए जैसे आपने ये देख लिया, ठीक है, ये कोण बना है और ये कोण आपका बन रहा है 110 का। 90 से ज्यादा है और 90 से ज्यादा है इसलिए आप कहेंगे कि ये कौन सा कोण है आपका, अधिक कोण, है ना। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। एक कोण और है आपका, उसको हम कहते हैं सरल कोण। और सरल कोण या रिज्जु कोण, कौन सा कोण, रिज्जु कोण, ये रिज्जु कोण। तो सरल कोण या रिज्जु कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो या दो समकोण हो उसे हम सरल कोण या रिज्जु कोण कहते हैं। सरल कोण या रिज्जु कोण कहते हैं, ठीक है। एक कोण और देखिए फिर से, शून्य कोण। शून्य कोण है, शून्य कोण क्या होता है, जिस कोण की माप जो होती है वो शून्य होती है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। किस क्या होती है, शून्य, उसको हम बोलते हैं शून्य कोण। और एक होता है हमारा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण में माप होती है इसमें शून्य कोण यानी कि 0 डिग्री। पूर्ण कोण का मतलब होता है 360 डिग्री की माप। ऐसा कोण जो पूर्ण हो जाए, जैसे कि यहाँ से बना रेखा इधर से ऐसे बनते बनते इधर यहाँ एक तो ये सरल कोण बना, फिर इसको उल्टा करके नहीं यहाँ घुमा के इधर ले आया। तो इस प्रकार के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं और उसकी माप कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। एक और है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती का कोण का मतलब होता है कि जैसे एक सरल रेखा है और यहां से कोण 180 तक जाता है लेकिन 180 से नहीं जाकर के जैसे ऐसे चला गया, यानी कि नीचे की ओर अधिक कोण बनने लग जाता है, तब ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और इसकी माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना है, मान लेते हैं कि ये कोण आपका कितने का हो जाता है, 160 डिग्री का। ओके, तो इस प्रकार से ये जो कोण बन रहा है वो 160 डिग्री का है, 120 डिग्री का, 130 डिग्री का, 140 डिग्री का, 150 डिग्री का, 160 डिग्री का, 170 डिग्री का, 180 डिग्री का।
तो 180 डिग्री तक तो कौन से कोण है, सरल कोण या अधिक कोण। लेकिन उसके बाद के जो कोण हो जाएंगे, ये कितने का हो जाएगा, 220 डिग्री। तो यहाँ से नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कोण बदलता जाता है और उससे हम कहते हैं कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ये तो आपने अभी कोण के बारे में समझा, सभी प्रकार के कोण हमने यहाँ पे पढ़े। अब आते हैं हम कोणों के पूरक कोण और संपूरक कोण। ये क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं, ये भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। पूरक कोण, पूरक कोण में क्या होता है कि जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, आपको एक कोण ऐसा दे रखा है, ये 30 डिग्री है, तो बताइए कि ये कितने का होगा। तो ये ऑलरेडी आप समझ जाएंगे कि ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये 60 का होगा, दोनों मिलाकर के 90 हो जाएंगे। तो ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे हम पूरक कोण कहते हैं। सिंपल हो गया है। अब आप बता सकते हैं 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, बराबर 60 डिग्री। कैसे हुआ, तो याद रखना है कैसे, जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण पूछा है तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस 30 बराबर 60, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरक कोण। एक और कोण है और वो है आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण में क्या होता है कि जिन दो कोणों की मापों का योग, जिन दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 120 डिग्री है, तो ये कितने का हुआ, 60 डिग्री। और इस प्रकार से ये जो कोण बन रहा है ये दोनों मिल करके इसको कहेंगे हम संपूरक कोण। तो जिन दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 70 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण हम निकालेंगे कैसे, 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। इस प्रकार से संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटाओगे और पूरक निकालने के लिए 90 में से घटाओगे, माइनस करोगे। तो ये थे आपके पूरक कोण और संपूरक कोण। एक कोण और आते हैं हम आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या होता है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु होता है और आसन्न कोण कोई सा भी होगा उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु होगा। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। अभी कितने कोण आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, एक। लेकिन यदि हम इसमें एक रेखा बीच में और खींच दें तो ये जो दो कोण बन रहे हैं ये आसन्न कोण बन रहे हैं। और आसन्न कोण बनने के साथ साथ में इसमें आसन्न कोण अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे हम कि ये एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, साथ में एक उभयनिष्ठ रेखा भी होती है, जिसके कारण दो कोण हमारे बन रहे हैं। एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो एक उभयनिष्ठ रेखा होती है, साथ में एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है, जिसके कारण आसन्न कोण हमें प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो दो आसन्न कोण कौन कौन से होंगे आपके पास में, ए बी डी और दूसरा सी बी डी। ये दोनों आसन्न कोण होते हैं और आसन्न कोण में इनका जो भी मान होगा वो पूर्ण रूप से होगा। तो क्या परिभाषा में क्या लिखेंगे, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ रेखा होती है और जो दो रेखाएं अन्य जो होती है वो उस उभयनिष्ठ रेखा के विपरीत होती है, यानी कि एक इधर होती है एक उधर। इसलिए तभी बोलेंगे हम कि इसको आसन्न कोण कहते हैं। एक और है रेखीक युग। रेखीक युग, रेखीक युग। रेखीक युग्म का मतलब होता है कि जैसे कोई एक रेखा है
यदि किसी एक अन्य रेखा तिर्यक रेखा ने इसको कहीं पर स्पर्श किया है तो ये एक युग्म बन जाता है। युग्म यानी कि पेयर, जोड़े। तो इसमें दो जोड़े बनते हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो इसको हम बोलते हैं रेखीय युग्म। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा के द्वारा बना हुआ कोण है, इसलिए हम इसको रेखीय युग्म कहते हैं। यानी कि इसका मान और इसका मान दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए इसमें इसको कहेंगे कि ये एक रेखीय युग्म। क्या होता है? यदि एक सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से स्पर्श करे कि इससे हमें दो कोण प्राप्त हो जाए, तो इन दोनों कोणों को रेखीय युग्म कहते हैं। ठीक है, ये रेखीय युग्म था। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख से ही आपको समझ में आ रहा होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षासन सुना आपने? शीर्षासन, शीर्ष से आसन। ठीक है, इसी तरह से शीर्षाभिमुख, आपने एक सरल रेखा ली है, दूसरी सरल रेखा ली है और इन दोनों को प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया एक दूसरे को। तो ये जो कटान बिंदु के द्वारा कोण हमें प्राप्त हो रहे हैं 4, 1 2 3 4। एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो 1 और 3 शीर्षाभिमुख है और 2 और 4 शीर्षाभिमुख है। 1 2 शीर्षाभिमुख नहीं है। 1 2 कौन से हैं? 1 2 रेखीय युग्म है। अभी बताया मैंने कि ये अगर सरल रेखा से बन जाएंगे तो रेखीय युग्म, अगर ये बन जाएंगे तो रेखीय युग्म, अगर ये नीचे वाला बनेगा तो रेखीय युग्म, अगर ये इधर वाला बनेगा तो रेखीय युग्म। ओके, लेकिन अगर ये और ये इन दोनों को लेंगे तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये और ये लेंगे तो कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो जो अपोजिट होते हैं, शीर्ष के अपोजिट, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चाहे ये और 1 और 3 हो, चाहे 2 और 4 हो। यानी कि कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख है, कोण 2 और कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। एक बात और याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर आपको एक कोण दिया गया है 60 डिग्री और कहा कि 3 वाला कितने का है, तो आप बोल सकते हैं कि ये 3 भी कितने का है? 60 डिग्री। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और इन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक और है लास्ट, और हम उसको कहेंगे समांतर रेखाएं। इसके बारे में भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ऐसी 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, हम उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि समांतर रेखाओं का कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होता है और दोनों समान, सभी जगह समान दूरी होती है। समान दूरियों के कारण ही ये समांतर कहलाती है। तो इसलिए आप इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो समान होती है, इसलिए हम इसको समांतर रेखा कहते हैं। अगर आपने एक रेखा ले ली है और एक को ऐसा ले लिया है तो ये समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जबकि इन रेखाओं को हम कितना भी आगे बढ़ा लेंगे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसलिए इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं और ऐसी रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती है उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक बिंदु होता है प्रतिच्छेद बिंदु, लेकिन समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो आज हमने अध्याय 6 के पूरे विषय वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है और इन पर आधारित प्रश्नों को और प्रमेयों को अगले वीडियो में हल करेंगे। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। परीक्षा अब लगभग आने ही वाली है। 6 मंथली की परीक्षा हो चुकी है, अब वार्षिक की तैयारी करेंगे हम और इसमें आप सभी को इन सब को तैयार करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।